Hello everyone, I'm Megraj Kumawat. I welcome you on this platform of Convex Classes. देखिए, आज हम जो है एनडीए के लिए पॉलिटी को डिस्कस करेंगे और पॉलिटी में भी जो आज का टॉपिक है जिसके अंदर हम PYQ जो है आपके डिस्कस करने वाले हैं। टॉपिक का नाम है, आपको यहाँ पे क्लियरली विजिबल है, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इसको पढ़ाने से पहले मैं 1 मिनट में आपको थोड़ा PYQ की इंपॉर्टेंस में आपको बता देता हूँ। देखो, एनडीए का पेपर आपका अभी आने वाला है 13 अप्रैल को। इस टाइम तक भी जिन बच्चों ने ज्यादा टॉपिक्स नहीं पढ़े हैं, आप जितना ज्यादा हो सके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करो। प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस इतने इंपॉर्टेंट क्यों होते हैं? इसका कारण एक तो ये है कि पढ़ने के लिए आपके पास इतना मटेरियल है जो आप इतने से टाइम में पॉसिबल है नहीं। PYQ आपको उस रेंज को घटा के लेके आ जाते हैं कि हाँ भाई, इतनी सी चीजें हैं जिन पे आपको काम कर लेना है, क्योंकि कुछ टॉपिक्स हैं जिसके ऊपर बार बार आपके सवाल बनते रहते हैं। क्लियर? और पॉलिटी के अंदर जैसे आज हम बात करने वाले हैं, पॉलिटी के आपके क्वेश्चंस थोड़े कम आते हैं, क्लियर, लेकिन उसमें भी आपको किन किन चीजों के ऊपर काम करना है। तो चलिए, और जरूरी नहीं है ये सिर्फ एनडीए के लिए काम हो, ये सीडीएस के लिए भी और अपकमिंग आपके जो असिस्टेंट कमांडेंट का पेपर है उसमें भी आपके ये हेल्पफुल रहेंगे। शेड्यूल्स के ऊपर आपके लगभग हर पेपर के अंदर क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो चलिए देखिए, शेड्यूल्स ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। शेड्यूल्स के अंदर एक्चुअली आपके कई सारी चीजें बताई गई हैं कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में कौन से शेड्यूल के अंदर हम क्या दे रहे हैं। यहां पे क्लियरली विजिबल है। जैसे कि इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की बात करें तो आपके कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। कितने शेड्यूल्स हैं आपके? 12 शेड्यूल्स। अक्सर जो बच्चों की प्रॉब्लम रहती है, वो प्रॉब्लम क्या रहती है कि भाई देखो, आपको ये स्क्रीन के ऊपर वैसे भी क्लियरली विजिबल है कि भाई ये इतने 12 शेड्यूल है, इनको याद कैसे करें? हर शेड्यूल में कुछ कुछ दे रखा है, फिर उस शेड्यूल में अमेंडमेंट से कुछ डिटेल्स ऐड हो जाती है, तो ये थोड़ा सा जो है दिक्कत देता है बच्चों को। तो चलिए इस दिक्कत को आज हम सॉल्व करते हैं। बहुत ही प्यारी सी आपकी एक ट्रिक होगी, उसको हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले थोड़ी बेसिक बातें कर ली जाए। वो बेसिक बातें क्या है कि हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 12 शेड्यूल्स है और इस 12 के अंदर भी आपको याद रखना है 8+4। 8+4 का मतलब क्या है? जब आपका संविधान बना था तब ओरिजिनली आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कितने शेड्यूल्स थे भाई? 8 थे। 4 जो है वो बाद में संविधान के अंदर संशोधन हुए, अमेंडमेंट्स हुए, तो ऐसे करके आपके 8+4 कितने आपके टोटल हो चुके हैं आज शेड्यूल्स? 12 शेड्यूल्स हो चुके हैं। क्लियर? तो चलिए अब आते हैं हम हमारी ट्रिक के ऊपर, जिसके लिए आप सभी यहाँ हैं। तो ट्रिक का नाम है, यहाँ पे दिख रहा है आपको स्क्रीन पे, नेताजी रो रहे हैं। ठीक है, नेताजी के आंसू बह रहे हैं। और जनरली ये आंसू क्या होते हैं भाई? आप सभी जानते हो ये आंसू कितने सच्चे होते हैं। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं। ट्रिक का नाम है टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ट्रिक का नाम क्या है? टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। अब देखो, ये जो पर्टिकुलर एक एक लेटर है, ये एक आपके शेड्यूल को दिखा रहा है। ठीक है, 5 और 2 7 और 3 10 और 2 12 शेड्यूल्स। चलिए अब हम एक एक करके शुरू करते हैं। टी का मतलब है आपके टेरिटरी। टी का मतलब क्या है? टेरिटरी। कहने का मतलब आपका जो पहला शेड्यूल है वो क्या दिखाता है कि भारत जो है, इंडिया जो है, एक्चुअल में इंडिया में आता क्या क्या है। क्लियर? तो पहला शेड्यूल जो है वो बताता है यूनियन एंड इट्स टेरिटरी। यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, इसके बारे में दिया गया है फर्स्ट शेड्यूल के अंदर। अब हम आते हैं हमारा सेकंड शेड्यूल ई फॉर होता है इमोल्यूमेंट्स। ई फॉर क्या होता है? इमोल्यूमेंट्स। इमोल्यूमेंट्स जानते हैं ना, भत्ते वगैरह जो होते हैं। ठीक है, तो ई फॉर इमोल्यूमेंट्स, इसको पूरा अगर स्ट्रेच करें तो क्या बनता है? सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। आगे समझ में? तो सेकंड शेड्यूल के अंदर आपके क्या दिया गया है? सैलरी एंड इमोल्यूमेंट्स। कहने का मतलब कुछ पोस्ट है, उसके अंदर किन किन लोगों को कितनी कितनी सैलरी मिलेगी, कहां कहां से सैलरी मिलेगी, वो सारी इंफॉर्मेशन आपके सेकंड शेड्यूल के अंदर दी गई है। अब आते हैं भाई तीसरा, ए फॉर है अफर्मेशंस। ए फॉर क्या है? अफर्मेशंस। कहने का मतलब पूरा अगर इसको स्ट्रेच करें तो ओथ एंड अफर्मेशंस।
तो इसका मतलब क्या हुआ कि आपके कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर इस शेड्यूल में बताया गया है कि पोस्ट संभालते टाइम, जैसे आप देखते हो प्रेसिडेंट कोई कोई पोस्ट संभाल रहा है, कोई सीजेआई बन रहा है, तो जब जब ये लोग पोस्ट संभालेंगे तो इनको क्या शपथ में बोलना है, कौन इनको शपथ दिलाएगा, शपथ मतलब ओथ। तो ठीक है, आगे समझ में। तो थर्ड शेड्यूल क्या है, अफर्मेशंस, ओथ एंड अफर्मेशंस। फोर्थ आर, आर मतलब, आर का मतलब हो गया राज्यसभा, आर का मतलब क्या हो गया भाई, राज्यसभा। आया समझ, कहने का मतलब सीट अलोकेशन, सीट अलोकेशन इन राज्यसभा, राज्यसभा में जो सीटें हैं वो किस तरीके से दी जाएंगी, आप देखते होंगे। जैसे इंडिया के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में आपके बताया गया है कि राज्यसभा में जो सीट अलोकेशन है उसका जो आधार होगा वो होगा पॉपुलेशन। यही कारण है कि जिस स्टेट में पॉपुलेशन होगी ज्यादा वहां से सीट आएंगी ज्यादा। कुल मिला के बात यह है कि सीट इस तरीके से तय की जाती है कि जितने लोग हैं, ठीक है, एक बंदा जितनी पॉपुलेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है वो रेशो लगभग जगह सेम होना चाहिए। यही कारण है कि जिस स्टेट में ज्यादा पॉपुलेशन होगी तो वहां से पर्सन आपके जो है ज्यादा आएंगे, और जहां पॉपुलेशन कम होगी, फॉर एग्जांपल नॉर्थ ईस्ट से आप देखते हो बहुत कम सीटें आती है, कारण क्या है, पॉपुलेशन कम है। क्लियर। तो सीट एलोकेशन इन राज्यसभा ये कौन से शेड्यूल में दिया है, फोर्थ। क्लियर। चलिए अब हम आगे देखते हैं एस, फिफ्थ शेड्यूल। एस का मतलब है शेड्यूल एरियाज, ठीक है। तो अब एक बार अपन ब्लैंक पेपर के ऊपर इन सब चीजों को लिख लेंगे। चलिए फिफ्थ, शेड्यूल एरियाज, शेड्यूल एरियाज। कुछ एरियाज होते हैं जो कि थोड़े किसी कारणवश पिछड़े रह गए हैं। क्लियर। तो ऐसे एरियाज के लिए, शेड्यूल एरियाज के लिए आपका कौन सा शेड्यूल है, फिफ्थ नंबर का। ये शेड्यूल एरियाज को डिक्लेयर कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है। कौन करता है भाई, प्रेसिडेंट आपके डिक्लेयर करते हैं। आगे समझ। चलिए अब आता है सिक्स्थ, ओ। ओ का मतलब होता है कुछ ऐसे शेड्यूल एरियाज हैं जो इसके अंदर कवर्ड नहीं है। क्लियर। कुछ ऐसे स्टेट हैं जिनको और ज्यादा जो है आपके शेड्यूल, इन शेड्यूल एरिया से अलग हटा के एक नए शेड्यूल में ऐड किया गया है। ओ का मतलब अदर शेड्यूल्ड एरियाज, ठीक है, अदर शेड्यूल एरियाज। इसमें ट्राइबल एरियाज आते हैं। कौन कौन से स्टेट के, ये बहुत फेवरेट क्वेश्चन है भाई, ये बहुत फेवरेट जो है शेड्यूल है जिससे आपके क्वेश्चन बनते हैं। इसके अंदर आपको 4 स्टेट याद रखने हैं, ए एम टी एम, ए एम टी एम। ए फॉर आसाम, ये सब नॉर्थ ईस्ट के स्टेट है। एम फॉर मेघालय, एम फॉर मेघालय। टी, टी का मतलब त्रिपुरा, और ये लास्ट जो एम है ये है मिजोरम। आया समझ में। तो सिक्स्थ शेड्यूल के अंदर आपके कौन से 4 स्टेट आते हैं, असम, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम। अब एक चीज याद रखना भाई, अब कई बच्चे क्या करते हैं, एएमटीएम याद करके बढ़ जाते हैं। अब उनके दिमाग में कंफ्यूजन कब पैदा होता है, जब वो ऑप्शन में मणिपुर भी डाल देता है। अब वो एम तो याद रह गया भाई, अब वो यहाँ कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई मणिपुर था, मेघालय था क्या। तो यहाँ पे याद रखने वाली चीज है, मणिपुर नहीं है, मेघालय और मिजोरम है। आया समझ में। चलिए अब आते हैं भाई सेवंथ शेड्यूल। क्लियर, यहां तक हमारे हो गए। अब आते हैं 7, एफ। एफ का मतलब है फेडरलिस्ट। एफ का मतलब क्या है, फेडरलिस्ट। फेडरलिस्ट एकदम सीधी भाषा में मैं आपको बताऊं, आपने घर में देखा होगा, आपने कुछ काम होते हैं जो आपके मॉम डैड करते हैं, कुछ काम होते हैं जो आप करते हो, ठीक है, और कुछ काम होते हैं जो दादा दादी करते हैं, उनका अपना अपना डिसाइड है कि भाई ये काम यही करेगा। तो सेम इसी तरीके से आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में 3 लिस्ट बना रखी है। क्लियर। एक लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर ये बताया गया है कि इस लिस्ट के अंदर जो भी मुद्दे हैं उसके ऊपर सारे कानून बनाएगा आपका सेंटर, यूनियन। एक लिस्ट ऐसी है जिसके अंदर ऐसे मुद्दे हैं जिसके ऊपर स्टेट गवर्नमेंट कानून बनाती है, और तीसरी लिस्ट ऐसी है जिसके ऊपर दोनों मिलकर कानून बनाते हैं। तो ये तीनों लिस्ट जो है ये कौन से शेड्यूल में है, 7th में, फेडरल लिस्ट वाली। ठीक है, तो यहां पे मैं लिख देता हूं, इसके अंदर 3 लिस्ट के बारे में बताया गया है। एक है आपकी यूनियन लिस्ट, एक है आपकी स्टेट लिस्ट,
और तीसरी है आपकी कंकरेंट। कंकरेंट का मतलब जिसके ऊपर दोनों कानून बना रहे हैं। आगे समझ में? तो ये है आपकी भाई 7th शेड्यूल के अंदर 3 लिस्ट। नाम से ही क्लियर है, यूनियन लिस्ट यूनियन कानून बना रहा है, स्टेट लिस्ट स्टेट कानून बना रहा है, कंकरेंट मतलब जिसके ऊपर स्टेट और यूनियन दोनों मिलकर कानून बना रहे हैं। आया समझ? तो ये हुए आपके 7 शेड्यूल। चलिए नेक्स्ट है 8वां ओ। ओ का मतलब क्या है? ओ का मतलब है ऑफिशियल लैंग्वेज। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का ये शेड्यूल बताता है कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग 22 जो है वो ऑफिशियल लैंग्वेजेस है। ध्यान रखना, इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है। क्लियर? ये ऑफिशियल लैंग्वेज का मतलब ये हो गया कि जितने भी आपके ऑफिशियल वर्क्स हैं वो इन लैंग्वेजेस के अंदर जो है वो कंडक्ट किए जाते हैं। इंडिया की कोई नेशनल लैंग्वेज नहीं है, ये आपको याद रखना है। और यहाँ पे भी एक चीज आप गौर करोगे, क्या याद रखना है कि इन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है। इन ऑफिशियल लैंग्वेज में इंग्लिश नहीं है। तो कितनी लैंग्वेजेस है? 22। ठीक है, इसको आप कैसे याद रखोगे? 22 को 14 प्लस 8, 14 प्लस 8 कहने का मतलब ये 14 जो लैंग्वेजेस है, ये 14 लैंग्वेजेस तो ओरिजिनली थी, मतलब जब कॉन्स्टिट्यूशन बना। और 8 जो है वो आपके बाद में अमेंडमेंट से ऐड हुई है। अक्सर इस अमेंडमेंट वाली लैंग्वेजेस से क्वेश्चन बन जाते हैं, तो आप इसको कैसे याद रखोगे? 1 3 4, 1 3 4 कहने का मतलब 21st जो अमेंडमेंट था, 21वें नंबर का अमेंडमेंट, उससे सिर्फ एक भाषा आपकी जो थी वो ऐड हुई थी। और वो कौन सी भाषा थी? सिंधी। कौन सी भाषा थी? सिंधी। नेक्स्ट जो अमेंडमेंट है वो है आपका 71st। इससे 3 ऐड हुई, आराम से याद होगा, नमक। ठीक है, नमक करके आप याद कर लेना, नमक। नमक में एन मतलब हो गया नेपाली, एम मतलब हो गया मणिपुरी, नेपाली मणिपुरी, एंड के फॉर हो गया कोंकणी, नेपाली मणिपुरी और कोंकणी। चौथी जो है, मतलब 4 जो लैंग्वेज है, अब इसको याद करने का भी आसान तरीका है। इसका जो अमेंडमेंट का नंबर है वो कैसे याद करोगे? इन दोनों को जोड़ दो, 21 और 71 कितना होता है भाई? 92। ठीक है, 92nd अमेंडमेंट। आप एक काम याद करना, इन तीनों में से ना कोई सी भी 2 याद कर लेना, फिर जोड़ घटा के तीसरी अपने आप आ जाएगी। जैसे आपको मान लो 92 और 71 याद है, तो इसमें से सब्ट्रैक्ट करके आप क्या करो, जैसे ही सब्ट्रैक्ट करोगे आपके 21 आ जाएगा। आगे समझ में? तो चलिए अब ये हम बात करते हैं, इसमें जो 4 लैंग्वेज थी वो कौन सी है। इसको याद करने का भी जो है वो आसान तरीका है, शब्द याद कर लेना, बदमाश। आजकल बहुत चल रहा है भाई, बदमाशी नहीं मित्र। ठीक है, रील वगैरह बहुत आती है, तो उससे याद कर लेना, बदमाश। क्लियर? बी, बी से बोडो, बी से क्या होगा? बोडो। डी, डी से होगा डोगरी, डी से डोगरी। एम, एम से होगा मैथिली। क्लियर? और एस, एस से होगा संथाली। आगे समझ? तो ये थी आपकी वो लैंग्वेजेस जो अमेंडमेंट के थ्रू ऐड हुई है। ठीक है, इसमें आपको एक सिंधी याद रखना है, नमक से 3 याद हो जाएंगी, और बदमाश, बदमाश से बाकी आपकी 4 जो लैंग्वेजेस है वो आपको याद हो जाएंगी। आगे समझ में? चलिए अब आते हैं नेक्स्ट शेड्यूल की तरफ। 8 तक हो गए, अब आ जाओ भाई 9th नंबर का। अब यहां तक के जो शेड्यूल थे, अभी अपन ने पहली स्लाइड में देखा, यहां तक के जो शेड्यूल थे वो तो थे जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, तो ओरिजिनली कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर थे ही थे। अब जो आपके शेड्यूल्स आएंगे, अब इसमें एक इंफॉर्मेशन आपको एक्स्ट्रा याद करनी होगी, वो क्या याद करना होगा? वो ये कि इन शेड्यूल्स को किस अमेंडमेंट से कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जोड़ा गया। ठीक है, तो चलिए अब इनको भी देख लेते हैं भाई। क्लियर? अब आते हैं
9th नंबर का, 9th नंबर में चलो, एल, एल से हो गया लैंड रिफॉर्म्स, एल से क्या हो गया, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म से एक्चुअली इसमें हुआ क्या था, आपके जो पहले जमींदारी सिस्टम चल रहा था ना, उस जमींदारी सिस्टम को इसमें खत्म किया गया था। ठीक है, तो याद रखोगे आप, इसके अंदर आपको याद रखना है अबोलिशन ऑफ जमींदारी। क्या याद रखना है, अबोलिशन ऑफ जमींदारी। कौन से अमेंडमेंट से इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड हुआ, तो ये था फर्स्ट। आपके इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में जो पहला ही अमेंडमेंट हुआ था, उससे आपके कौन सा शेड्यूल जुड़ा, 9th शेड्यूल ऐड हुआ। अब दिखती सी बात है, कई बार पूछ लिया जाता है, क्या पूछ लिया जाता है कि जब पहला अमेंडमेंट हुआ तो देश में प्रधानमंत्री कौन था, तो बहुत आसान सी बात है भाई, साल देखो, भारत आजाद हुआ है। ठीक है, तो नया पहला प्रधानमंत्री कौन है आपके, पंडित जवाहरलाल नेहरू। चलिए आगे चलते हैं, डी। अब देखो भाई डी, डी ये हो गया आपके 10th नंबर का। चलो भाई, अब डी से मतलब क्या है, डी से मतलब है डिफेक्शन, तो इसमें आता है एंटी डिफेक्शन लॉ। क्या आता है भाई, एंटी डिफेक्शन लॉ। सीधी भाषा में बात करूं ना, तो इस शेड्यूल में क्या बताया है, देखो कई बार क्या होता है, पहले जो होता था क्या करते थे लोग, मुझे पता है कि भाई मैं बीजेपी से जीत सकता हूँ, ठीक है, उदाहरण के लिए, चलो बीजेपी कांग्रेस छोड़ो, मुझे पता है मैं ए पार्टी से जीत सकता हूँ, लेकिन मैं हूं विचारधारा कौन सी पार्टी का, बी का। तो मैं क्या करूंगा, ए पार्टी से इलेक्शन लड़के जीत गया और अंदर जाते ही बोल दिया भाई अपन तो बी पार्टी से है। थोड़े टाइम बाद फिर मेरा मूड चेंज हो गया, फिर मैं कोई और पार्टी में चला गया, फिर कोई मूड चेंज हो गया, फिर कोई और पार्टी में चला गया। अरे वही नेता लोगों, आप पार्टी ही स्विच करते रहोगे, पार्टी ही चेंज करते रहोगे, तो काम कब करोगे, आया समझ में। तो इस सिस्टम को खत्म करने के लिए, इस सिस्टम को खत्म करने के लिए शेड्यूल लाया गया था, एंटी डिफेक्शन, कि अगर आपने जिस आधार पे चुनाव लड़ा, कहने का मतलब अगर किसी बंदे ने इंडिपेंडेंट चुनाव लड़ा कि मैं किसी पार्टी से नहीं और जीतने के बाद पार्टी ज्वाइन कर रहा है, तो उसका डिफेक्शन हो जाएगा, मतलब उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। ऐसे ही ए पार्टी से चुनाव लड़ा है, अंदर जाके बी ज्वाइन कर ली, तो डिस्क्वालीफाई हो जाएगा। आप जो मैं शर्तें बता रहा हूं उसको ध्यान से सुनना, पेपर में कई बार पूछ लिया जाता है कि शर्तें क्या है। तो इंडिपेंडेंट कोई पार्टी ज्वाइन कर ले, नॉमिनेटेड, संसद में या सदन में आने के दो तरीके हैं, एक तो इलेक्शन हुई है थ्रू आउट, और दूसरा तरीका होता है कि भाई आपका इलेक्शन नहीं हुआ, आपको प्रेसिडेंट ने भेजा है। लोकसभा में तो ये सिस्टम खत्म हो गया, पहले एंग्लो इंडियंस हुआ करते थे, लेकिन राज्यसभा में अभी भी 12 मेंबर्स हैं जो प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है। ऐसे में एक नॉमिनेटेड मेंबर हाउस में आ गया, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो कोई पार्टी ज्वाइन कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ध्यान रखना, ढंग से सुनना, 6 महीने के अंदर अंदर अगर वो पार्टी ज्वाइन कर ले तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन अगर उसके बाद उसने ज्वाइन करी तो उसको डिस्क्वालीफाई कर देंगे। आगे समझ, ठीक है, तो ये सब बताया गया है एंटी डिफेक्शन लॉ में, क्लियर। तो ये ऐड हुआ था बाय 52nd अमेंडमेंट 1985। आगे समझ, कौन से अमेंडमेंट से, 52nd अमेंडमेंट से ऐड हुआ था, क्लियर। अब हाँ भाई, डिसाइडिंग अथॉरिटी होता कौन है, कौन बताएगा कि इसको डिस्क्वालीफाई करना है कि नहीं करना। तो याद रखना, लोकसभा में होता है स्पीकर, और राज्यसभा में कौन होता है भाई, वाइस प्रेसिडेंट। आगे समझ, चलिए अब यहां तक हुए आपके 10। डी यहां तक होता है खत्म। अब आओ भाई 11वें नंबर का पी, बहुत आसान है। पी से क्या होता है, पी से होता है पंचायत, पी से क्या होता है, पंचायत। चलिए तो यहाँ पे मैं लिख देता हूं उसको 11th शेड्यूल, पी से क्या हो गया, पंचायत। पंचायती राज सिस्टम, देखो कॉन्स्टिट्यूशन जब बना था ना, तब ये राज्यों के ऊपर छोड़ दिया था कि हाँ भाई कौन पंचायती राज सिस्टम लाना चाहता है कि नहीं लाना चाहता, और लाना भी चाहता है तो
कितने स्तर पे, किस लेवल पे लाना चाहता है, लेकिन बाद में धीरे धीरे रियलाइज हुआ कि इस सिस्टम को लाना बहुत जरूरी है। अब जरूरी है तो इस चीज को कैसे कर सकते हो आप, जरूरी कि हाँ भाई संविधान में इसके लिए एक अलग से शेड्यूल डाल दो। तो ये शेड्यूल डाला गया कौन से नंबर का, 11th। अब इसका आप अमेंडमेंट याद रखोगे 73rd 1992। आगे समझ में, कौन सा, 73rd। क्लियर। गांव में होती है पंचायत, शहरों में क्या होती है, म्युनिसिपैलिटी। क्लियर। तो आपके टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में जो लास्ट में एम है, एम का मतलब क्या है, म्युनिसिपैलिटी। बहुत आसान है भाई याद करना, एक गांव में है, दूसरा शहर में है, पी से पंचायत है, एम से म्युनिसिपैलिटी है। ये 73rd है, ये 74 है। आगे समझ। तो म्युनिसिपैलिटी का जो आपका अमेंडमेंट रहेगा वो आपका कौन सा रहेगा, म्युनिसिपैलिटी, इसका अमेंडमेंट हो जाएगा आपके 74th अमेंडमेंट 1992। ईयर सेम है भाई। क्लियर। तो इस तरीके से हमने देखा कि भाई 12 के 12 शेड्यूल्स कौन कौन से हैं, कौन कौन से बाद में ऐड हुए, सारी डिटेल्स हमने देख ली ट्रिक से। अब मुझे नहीं लगता आपको इसको याद करने में कोई खासा दिक्कत होगी। चलो अब एक बार देख लेते भाई पहले के जो आपके क्वेश्चंस आए हुए हैं। ये रहा आपका एनडीए 2016 का सवाल। यहाँ पे पूछा है कौन सा जो है नॉट करेक्टली मैच्ड है। तो चलो आ जाओ भाई। 8th शेड्यूल हमने देखा था, 8th शेड्यूल ओ, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम में देखा था। तो ओल्ड वाला जो ओ था, ऑफिशियल लैंग्वेज, ठीक है भाई, सही है। आ जाओ। 2nd शेड्यूल टीई, ई फॉर इमोल्यूमेंट्स। तो लो भाई यही गलत हो गया, इन्होंने 2nd में क्या दे रखी है भाई, ओथ दे रखी है, नहीं, गलत है भाई। 2nd में तो आपके सैलरीज है, 3rd में है ओथ। आपके रिवीजन के लिए बाकी दो देख लेते हैं, वैसे तो आंसर आ चुका है। 4th में क्या है देखो, TEAR, आर मतलब राज्यसभा, अलोकेशन ऑफ सीट्स इन काउंसिल ऑफ स्टेट, काउंसिल ऑफ स्टेट मतलब राज्यसभा। तो बिल्कुल भाई सही है। 10th शेड्यूल अभी देखा है वो पार्टी वाला, डिफेक्शन वाला, तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑन द ग्राउंड ऑफ डिफेक्शन। क्लियर। चलिए नेक्स्ट सवाल देखते हैं। 7th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स। अब देखो भाई टीयर्स, TEARSOF, 7th में क्या आ रहा है, F, और F से हमने क्या देखा था, फेडरल लिस्ट। F से हमने क्या देखा था, फेडरल लिस्ट। और उस लिस्ट में कितनी लिस्ट थी, 3, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट। आ जाओ भाई। पहला है ट्राइबल एरिया से रिलेटेड, बिल्कुल नहीं। 2nd है यूनियन लिस्ट, स्टेट लिस्ट और कॉन्करेंट लिस्ट, बिल्कुल यही तो आंसर है, यही तो आंसर है जिसके लिए हम यहाँ पे बैठे हैं। रिवीजन के लिए आगे और ऑप्शन देख लो भाई। लैंग्वेजेस 8th शेड्यूल, डिस्क्वालिफिकेशन 10th शेड्यूल, लैंग्वेजेस कितनी 22, 14 + 8, 8 में भी ऐसा सिंधी, नमक और बदमाश। आ जाओ भाई नेक्स्ट क्वेश्चन। द 4th शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया डील्स विद, अगेन टीयर्स, TEAR, आर फॉर राज्यसभा या फिर काउंसिल ऑफ स्टेट। आ जाओ भाई। ट्राइबल एरिया से रिलेटेड है, हटाओ इसको। 2nd ऑप्शन है अलोकेशन ऑफ सीट्स इन द काउंसिल ऑफ स्टेट्स। अभी बताया काउंसिल ऑफ स्टेट्स का मतलब क्या है, राज्यसभा। तो यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। रिवीजन के लिए और आगे देख लो। यूनियन, स्टेट और कंकरेंट लिस्ट अभी इससे पहले वाले क्वेश्चन में देखा, 7th शेड्यूल में है, और लैंग्वेजेस वाला 8th शेड्यूल है। क्लियर। तो यहाँ पे मैंने आपको बताया कि शेड्यूल्स कौन से हैं और उसके ऊपर बेस्ड आपके कुछ प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। 2 मिनट की ट्रिक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, मुझे लगता है आप उसको भूलोगे। क्लियर। तो इसी के साथ इस टॉपिक को मैं करता हूं एंड, जिसके अंदर हमने डिस्कस किया है शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आगे आने वाले लेक्चर्स में हम सब्जेक्ट वाइज पॉलिटी, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इनके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को मद्देनजर रखते हुए आपके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को हम कवर करेंगे। और ध्यान रहे आप इस सीरीज को जितना हो सके फॉलो करो, शेयर करो अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि आने वाला जो अभी आपका एनडीए का एग्जाम है उसमें आप ज्यादा से ज्यादा बेनिफिट उठा सको। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक थैंक यू वेरी मच।